हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का एलएलबी का क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे 21 का पेपर। जैसे कि आप लोगों को पता है, चैनल पे ऑलरेडी एक पार्ट अपलोड हो चुका है। और जो पहले के स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो पुराने स्टूडेंट्स हैं चैनल पे, उन्हें पता है कि जो एलएलबी का क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस कर रही हूँ उसमें टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। जामिया के एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम में 150 क्वेश्चन होते हैं टोटल। और ये 150 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं, मतलब ये पूरा एक क्वेश्चन पेपर हम लोग 3 पार्ट्स में डिस्कस करते हैं। यानी कि एक पार्ट में 50 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन एंड देन थर्ड पार्ट में 50 क्वेश्चंस। तो एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है 21 के पेपर का, यानी कि हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। और यहाँ पे ये हमारा सेकेंड पार्ट है जहाँ से हम 51 से 100 तक डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को। सो यहाँ पे जो हमारे पास इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, द जेंडर पार्टी इंडेक्स इज़ रिलीज्ड बाय। ये जेंडर पार्टी इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? जेंडर पार्टी इंडेक्स जो है वो रिलीज़ करता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो ए इज़ द राइट आंसर। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप यूनेस्को बोल लीजिए। यूनेस्को जो है वो जेंडर पार्टी इंडेक्स वो है रिलीज़ करता है कौन? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर? इनमें से कौन सी रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी नहीं है कावेरी रिवर की? नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर। सो द राइट आंसर इज कोयाना। कोयाना रिवर जो है वो कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। काबिनी, शिमशा एंड हरंगी, ये तीनों रिवर जो हैं ये ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं किसकी? कावेरी रिवर की। और कोयाना जो है वो ट्रिब्यूटरी नहीं है। सो ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? सो ये जो है मैंने आपको ज्योग्राफी में भी बहुत डिटेल में करवाया। ज्योग्राफी सीरीज़ भी चैनल पे है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। यहाँ पे पूछा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किन किन कंट्रीज से पास होती है। सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न पूछा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं पूछा है। सो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो कहाँ कहाँ से पास होती है? मदागास्कर, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया से नहीं होती है। सो यहाँ पे जो है 1, 3 एंड 4 जो होगा वो राइट आंसर होगा। सो 1, 3 एंड 4 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 1, 3 एंड 4 मदागास्कर, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया जो है इन तीनों कंट्रीज से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है, इंडोनेशिया से नहीं होती है। सो यहाँ पे जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन्हीं 3 कंट्रीज से होती है, मैंने ये डिटेल में आपको बताया है ज्योग्राफी वाली सीरीज़ में, वहाँ से आप लोग जा कर के देख सकते हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड्स आर कन्फर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? द स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड्स जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री देती है? कौन सी मिनिस्ट्री देती है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। सो डी इज़ द राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? इनमें से कौन सी जो है वो यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी नहीं है? यूनाइटेड नेशंस यानी कि यूनाइटेड नेशंस की इनमें से जो है वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी कौन सी नहीं है? सो द राइट आंसर इज यूनिसेफ। यूनिसेफ इज़ द राइट आंसर। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड या फिर यूनिसेफ जो है वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है यूनाइटेड नेशंस की। बाकी जैसे कि आईएमओ है और आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये तीनों जो हैं ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं। सो बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे क्या पूछा था हमसे? नॉट पूछा था। सो यहाँ पे हमने नॉट बता दिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे 56th क्वेश्चन है, द फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट इज़ एन इंस्टीट्यूशन वेयर द ट्रेनिंग ऑफ द डिप्लोमेट्स टेक प्लेस हैज़ बीन रीनेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज। फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट जो है जहाँ पे ट्रेनिंग होती थी डिप्लोमेट्स की, उसको रीनेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको रीनेम किया है। सो न्यू नेम क्या है?
The right answer is Sushma Swaraj Institute of Foreign Service. So D is the right answer. Sushma Swaraj Institute of Foreign Service. यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट दैट वाज रीनेम्ड आफ्टर मनोहर पर्रिकर. सो द राइट आंसर इज इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस, IDSA, यानी कि ए जो है हमारे पास वो राइट आंसर है. इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस इज़ द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58th क्वेश्चन है, व्हाट डज नीति इन नीति आयोग स्टैंड फॉर. नीति की यानी कि बेसिकली फुल फॉर्म पूछी यहाँ पे. सो नीति की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. सी इज़ द राइट आंसर. नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये क्या है, नीति की फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है हमारा, उसका मोटो क्या है. सो उसका मोटो है यतो धर्मस्ततो जया. डी इज़ द राइट आंसर. यतो धर्मस्ततो जया जो है ये मोटो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय. ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये कौन पब्लिश करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट. सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट पब्लिश करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. सी इज़ द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग्स इज करेक्ट. अब यहाँ पे स्पेलिंग दी है, इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है. इनमें से करेक्ट स्पेलिंग जो है एडजॉर्नमेंट की वो है सी, ADJOURNMENT. एडजॉर्नमेंट की करेक्ट स्पेलिंग होती है ये वाली जो सी ऑप्शन है हमारे पास. तो सी इज़ द राइट आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग्स इज करेक्ट. यहाँ पे स्पेलिंग की है, स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है, यहाँ पे स्पेलिंग वाले क्वेश्चन है. तो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग है बी इज़ द राइट आंसर. कॉनॉइसर. कॉनॉइसर की जो स्पेलिंग होती है CONNOISSEUR. सो बी इज़ द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे भी स्पेलिंग बताना है किसकी, सर्विलियंस की. सर्विलियंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या है. सर्विलियंस की करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन ए, SURVEILLANCE. सर्विलियंस की राइट स्पेलिंग है ऑप्शन ए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग्स. यहाँ पे स्पेलिंग वाले ही क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे. सो अब 64th क्वेश्चन में कौन सी स्पेलिंग हमने बतानी है. यहाँ पे डेबिलिटेट. डेबिलिटेट जो है वो करेक्ट स्पेलिंग है यहाँ पे. डेबिलिटेट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग लिखी है इसकी. इनकलकेट की स्पेलिंग गलत है, और इम्पेसेबल की भी गलत है, और हैरेस की भी गलत स्पेलिंग लिखी है यहाँ पे. सो जो राइट स्पेलिंग है यहाँ पे, करेक्ट स्पेलिंग किसकी लिखी है, डेबिलिटेट की. सो बी इज़ द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी स्पेलिंग है. सो यहाँ पे प्रीवेलेंट जो है ऑप्शन डी. प्रीवेलेंट की जो राइट स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेलिंग है वो कौन सी है, ऑप्शन डी, PRE प्री एंड वेलेंट VALENT. सो डी इज़ द राइट आंसर. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, कंप्लीट द सेंटेंसेस. कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सुइटेबल वर्ड्स इंडिकेटिंग योर ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन. सो यहाँ पे हमने फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, उसमें करेक्ट ऑप्शंस जो हैं वो फिल करने हैं. सो डैश MBBS डॉक्टर इज़ क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस मेडिसिन. तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा NMBBS आएगा यहाँ पे. NMBBS डॉक्टर इज़ क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस मेडिसिन. 67th क्वेश्चन क्या है हमारे पास अब, द सिक्योरिटी ऑफ द मिनिस्टर हैज़ बीन डैश अप फॉलोइंग एन अटैक एट ए पब्लिक मीटिंग. So the right answer is beefed. The security of the minister has been beefed up following an attack at a public meeting. The next question is, my sister's marriage passed dash peacefully. The right answer is off. My sister's marriage passed off peacefully. So off is the right answer. The next question is,
हेल्थ इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू बी डैश, हेल्थ इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड, सी इज़ द राइट आंसर, नेग्लेक्टेड। अब 70 क्वेश्चन यहाँ पे है, द लेटर टी इन द एक्रोनिम WTO स्टैंड्स फॉर, WTO की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे पूछा है कि टी स्टैंड्स फॉर ट्रेड, सो ए इज़ द राइट आंसर, ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो टी जो है वो क्या होगा, ट्रेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेटर ई इन द एक्रोनिम IAEA स्टैंड्स फॉर, सो द राइट आंसर इज एनर्जी। The letter E in the acronym IAEA stands for energy। जो यहाँ पे E है वो किसके लिए है, वो है एनर्जी के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली ओपोजिट इन मीनिंग टू द बोल्ड वर्ड। बेसिकली ये जो वर्ड्स हैं इनके हमें ओपोजिट वर्ड्स बताने यहाँ पे। सो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड दिया है ब्लाइंडनेस, सो ब्लाइंडनेस का अपोजिट क्या होगा, ब्लाइंडनेस का अपोजिट होगा विस्टा। विस्टा जो है वो ब्लाइंडनेस का अपोजिट होगा, यानी कि एंटोनिम जो होगा ब्लाइंडनेस का वो क्या होगा, विस्टा, सी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे अपॉर्च्यून, अपॉर्च्यून का जो होगा यहाँ पे एंटोनिम और अपोजिट वो क्या होगा, इल टिम्ड। इल टिम्ड जो होगा वो अपॉर्च्यून का एंटोनिम होगा या फिर अपोजिट होगा, डी, इल टिम्ड। अब नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है पेट्यूलेंट। अब पेट्यूलेंट का क्या होगा यहाँ पे, एंटोनिम वर्ड जो होगा पेट्यूलेंट का या अपोजिट वर्ड जो होगा पेट्यूलेंट का वो होगा चीयरफुल, सो चीयरफुल इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है सैटिएटेड। सैटिएटेड का यहाँ पे अपोजिट क्या होगा, सैटिएटेड का अपोजिट या एंटोनिम जो होगा वो होगा हंगरी, हंगरी इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। सो यहाँ पे मून, सैटेलाइट, सो अर्थ का क्या होगा, मून क्या होता है, मून सैटेलाइट होता है, अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, प्लैनेट है, सो सी इज़ द राइट आंसर, अर्थ क्या है, प्लैनेट। सो मून, सैटेलाइट, अर्थ, प्लैनेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लॉक, टाइम, थर्मामीटर, थर्मामीटर, टेम्परेचर। थर्मामीटर का क्या होगा, टेम्परेचर होगा, क्लॉक का टाइम, थर्मामीटर का टेम्परेचर। 78th क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास नॉलेज, इग्नोरेंस, देन इसके बाद क्या आएगा, ब्रेथ, सफोकेशन, ब्रेथ, सफोकेशन इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपॉइंटमेंट का एबिलिटी। सो यहाँ पे जो करेक्ट होगा, जो करेक्ट पेयर होगा वो क्या है, प्रमोशन, मेरिट, प्रमोशन, मेरिट, सो सी इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे 80 क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द एक्सप्लेनेशन दैट कैचेज द स्पिरिट ऑफ द ईडियम और फ्रेज क्रोकोडाइल टीयर्स। सो क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स क्या होता है, इनसिंसियर टीयर्स, इनसिंसियर टीयर्स। ट्रू टीयर्स तो बिल्कुल भी नहीं होगा, वेरी एंग्री भी नहीं होगा, वेरी सैड भी नहीं होगा। अगर आपको ऐसे मतलब नहीं पता है तो आप लोग एलिमिनेट भी कर सकते हैं, बट ये बहुत बेसिक था, इसका मीनिंग सबको पता होता है, क्रोकोडाइल टीयर्स, सो इनसिंसियर टीयर्स इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे क्या है, ये रीजनिंग की वीडियो, रीजनिंग का क्वेश्चन है यहाँ पे। लुक एट दिस सीरीज 36, 34, 30, 28, 24 डैश व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। अब 24 के बाद कौन सा नंबर आएगा। अब यहाँ पे क्या है, जो सीरीज़ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको बस ये देखना होता है कि उस तरीके इस क्वेश्चन को किस तरीके से या सीरीज़ को किस तरीके से कोडिफाई किया गया है। सो यहाँ पे 36 है, देन 36 के बाद 34 है। सो 36 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 34 आएगा। देन उसका नेक्स्ट क्या है, 34 के बाद है 30। अब 34 में से अगर हम -4 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। देन क्या है, 30 के बाद क्या है, 28। तब हम क्या करेंगे, -2 करेंगे तो हमारे पास 28 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, 24 है। सो 28 में से -4 करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बेसिकली कोड किया गया है इस सीरीज़ को, वो किस तरीके से किया गया है, पहले -2 किया है, देन -4 किया है,
फिर -2 क्या है, फिर -4 क्या। अब जो नेक्स्ट नंबर होगा 24 के बाद, तो हमने सीरीज़ में देखा -2 -4 -2 -4। सो -4 के बाद क्या है, -2 करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। सो 24 जो यहाँ पे लास्ट नंबर है, 24 में से अगर हम -2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 22। सो 22 जो होगा वो राइट आंसर होगा हमारे पास, बी इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे सीरीज़ में जो नंबर आना था वो आएगा 22। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छे से रीजनिंग के क्वेश्चंस करने हैं तो आपको वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग अच्छे से जाकर देख सकते हैं। अगर आपको रीजनिंग बहुत अच्छे से करनी है सो वहाँ मैंने कराया है अच्छे से, डिटेल में बिल्कुल बेसिक से करवाया है। सो वहाँ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सॉल्व करवा दिया। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से सीरीज़ को कोडिफाई किया गया था और हमने सॉल्व भी किया। अब यहाँ पे क्या नंबर आएगा, यहाँ पे जो ब्लैंक है इसमें हमने फिल करना है यहाँ पे जो नंबर वो कौन सा नंबर होगा। सो यहाँ पे जो सीरीज़ है किस तरीके से दिया है, 3 4 12 48, देन उसके बाद वाला नंबर हमने बताना है। सो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 3 देन 4। इसका जो आंसर होगा, मैं पहले आपको आंसर बताती हूँ। इसका आंसर जो होगा वो होगा 576। अब ये 576 आया कैसे, तो ये मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो सीरीज़ है वो है 3 देन 4 देन 12 देन 48। सो अगर हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या है, 3 और 4 है, उसके बाद क्या है हमारे पास 12। तो अगर हम 3 × 4 करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों को इंटू करेंगे तो हमें इसके बाद वाला नंबर मिल जाएगा। सो 3 4 12 होता है, देन 12 के बाद वाला नंबर क्या है, 48। अगर हम 12 को 48 से इंटू करेंगे तो हमें जो मिसिंग नंबर है वो मिल जाएगा, और वो जो होगा वो 576 होगा। सो यहाँ पे हम करके भी देख लेते हैं 12 एंड 48 को। सो 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8 1 9, देन 4 2 ज़ा 8 एंड 4 1 ज़ा 4। यहाँ पे 6 9 8 17 1 कैरी 4 + 1 5। सो यहाँ पे आ गया हमारे पास 576। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, 576। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ A स्टैंड्स फॉर प्लस, B स्टैंड्स फॉर माइनस, C स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 10C4, फिर ब्रैकेट में A देन 4C4 B6। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपको बहुत ध्यान से करना होगा। यहाँ जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पे होगा 50। अब ये 50 कैसे आया, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 50 कैसे आएगा, यहाँ हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 10C देन 4। सो 10 जो है हमारे पास वैल्यू है, और उसके बाद C जो है, यहाँ पे C क्या बताया है क्वेश्चन में कि C किस चीज़ के लिए, C जो है मल्टीप्लाई है। सो C की जगह यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। देन नंबर क्या है, 4। उसके बाद हमारे पास है A। सो A स्टैंड्स फॉर प्लस। सो अब क्या आएगा, A की जगह यहाँ पे आएगा प्लस। देन 4C4। सो 4 जो है 4 नंबर है, 4 ऐसे आएगा। C किस लिए, C स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। देन फिर से 4 है। उसके बाद क्या है, B6। सो B स्टैंड्स फॉर माइनस, और 6 यानी कि -6। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 50 आएगा आंसर। 10 × 4 10 4 ज़ा 40, प्लस 4 4 ज़ा 4 × 4 16, देन -6। सो यहाँ पे 40 एज इट इज़ रख लेते हैं। 16 - 6 10, 40 + 10 = 50। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि 50 किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे आंसर आया। सो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर होगा वो 50 होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि 50 यहाँ पे आंसर कैसे आया। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हाउ मैनी सच 5s आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस, ईच ऑफ विच इज़ इमीडिएटली प्रिसाइडेड बाय 3 और 4 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 8 और 9। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4। द राइट आंसर इज़ 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो मैथ्स आती है लॉ के लिए 10 मार्क्स की मैथ्स होती है, तो मैथ्स भी अच्छे से करके जाइएगा। 10 मार्क्स बहुत होते हैं, और मैथ्स में ये रहता है कि अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाते। तो मैथ्स का एक ये फ़ायदा हो जाता है जिन लोगों की मैथ्स अच्छी होती है।
उनको ये फ़ायदा हो जाता है कि उनके 10 मार्क्स कहीं नहीं जाते। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रवीश रैंक्स 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26th फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? इसका जो आंसर होगा वो होगा 33। द राइट आंसर इज 33। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंगल्स बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 4:25 AM। तो यहाँ पे है कि जब सुबह के 4:25 हो रहे होंगे घड़ी में, तो उस वक्त जो हैंड्स है यानी कि जो क्लॉक की जो सुई है, जो हैंड्स हैं आर हैंड एंड मिनट हैंड, वो जो है कितने एंगल मतलब कितने डिग्री का एंगल बना रही होंगी। सो द राइट आंसर इज 17.5 डिग्री। 17.5 डिग्री, सी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Y weighs 25 kg more than Z. Their combined weight is 325 kg. How much does Z weight? The right answer is 150 kg. 150 kg is the right answer. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A sold his watch for rupees 1140 and thereby losses 5%. In order to gain 5%, he has to sell the watch for, the right answer is B, 1260 rupees. 1260 is the right answer. The next question is, if it takes 8 people working at equal rates to finish a work in 96 days, how long will 6 workers take for the same work? The right answer is 128 days. 128 डेज जो होगा यहाँ पे आंसर होगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 29 बॉयज़ ऑफ अ क्लास इज इक्वल टू 14 ईयर्स। व्हेन द एज ऑफ द क्लास टीचर इज इंक्लूडेड, द एवरेज एज बिकम्स 15 ईयर्स। फाइंड द एज ऑफ द क्लास टीचर। द राइट आंसर इज 44 ईयर्स। क्लास टीचर की जो एज होगी वो कितनी होगी? 44 ईयर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NDTV? NDTV जो न्यूज़ चैनल है, सो NDTV की यहाँ पे बेसिकली फुल फॉर्म पूछी है। सो NDTV की फुल फॉर्म क्या होती है? न्यू दिल्ली टेलीविजन LTD। सो ए इज़ द राइट आंसर। न्यू दिल्ली टेलीविजन LTD, ये NDTV की फुल फॉर्म है, न्यू दिल्ली टेलीविजन LTD। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अथॉरिटी इन इंडिया हैज़ द राइट टू अलाउ क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर वैक्सीन। किस अथॉरिटी ने, मतलब किस इंडियन अथॉरिटी ने ये अलाउ किया है कि क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वैक्सीन का वो कर सकते हैं? सो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI जो है, यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI ने ये अलाउ कर दिया था कि क्लिनिकल ट्रायल्स जो है कर सकते हैं वैक्सीन्स की। ये करंट अफेयर है 21 का। सो करंट अफेयर्स मैंने आपको पहले भी बोला था, अच्छे से पढ़कर जाइएगा। यहाँ पे जो होगा ए इज़ द राइट आंसर, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। The next question is, alibi means a plea by an accused person that he, the right answer is that he was present elsewhere. B is the right answer. Alibi means a plea by an accused person that he was present elsewhere. So ये जो टर्म्स जो जितने भी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में करवाए हैं, इस क्वेश्चन पेपर में कराए हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो लैटिन फ्रेज हमने डिस्कस किए थे वो सारी चीज़ें हर साल पूछी जाती हैं। सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे टर्म्स। सो अलीबी का क्या मतलब होता है? अलीबी मीन्स अ प्ली बाय एन एक्यूज्ड पर्सन दैट ही वॉज प्रेजेंट एल्सवेयर। बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ कि कितनी बार, जैसे यहाँ पे आपको पूरा सेंटेंस दे दिया है कि वॉज प्रेजेंट एल्सवेयर, सो कितनी बार सिर्फ अलीबी दे देंगे और उसका मीन्स दे देंगे, यहाँ पे इतना लंबा सेंटेंस नहीं देंगे। और वहाँ पे ऑप्शन में जो होगा एल्सवेयर होगा, तो इसका जो बेसिकली जो मतलब होता है वो क्या होता है? एल्सवेयर। सो अगर सिर्फ एल्सवेयर भी आएगा तो राइट आंसर क्या होगा उसका? अलीबी का एल्सवेयर। सो यहाँ पे क्या है? बी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ एन अथॉरिटी इज़ होल्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर इन अ फ्यूडिशरी कैपेसिटी, the information under the Right to Information Act 2005 may not be obtainable. Fiduciary relationship is based on trust. Trust is the right answer.
आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 95 क्वेश्चन है यहाँ पे। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, right to pollution free environment has emerged as a fundamental right from the right to life and personal liberty under article 21. A is the right answer. Under the constitution of India, right to pollution free environment has emerged as a fundamental right from the right to, किस right से, life and personal liberty under article 21. A जो होगा यहाँ पे वो right answer होगा। The next question is, the object of which one of the following writs is to prevent a person to hold public office which he is not legally entitled to hold? The right answer is quo warranto. Quo warranto is the right answer. 5 writs होती हैं total: prohibition, mandamus, certiorari, quo warranto and habeas corpus. सो 5 जो होती हैं वो टोटल रेट्स होती हैं। इसका जो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? क्वा वारंटो इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट को, ये सब हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किया था। इन सब के मतलब अच्छे से पढ़कर जाइएगा। ये आए हैं ये सारे क्वेश्चंस, तो यहाँ पे बस 5 रेट्स हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो लैटिन फ्रेज हमने देखे थे, काफ़ी सारे पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में, सो वो सारी टर्म्स जो हैं बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, with reference to the fundamental rights under the Indian Constitution, consider the following statements. So the right answer is, यहाँ पे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। They are protected and enforced by the Constitution. Yes, ये बिल्कुल करेक्ट है। Then they can be amended by a simple majority. No, they cannot be amended by a simple majority. फिर नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट, द सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यस, ये भी सही है। देन फोर्थ जो है, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स। नो, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं। फंडामेंटल राइट्स कितने हमारे? सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। और जो अगर कितनी बार ये पूछ लेते हैं कि ओरिजिनली हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स थे, सो ओरिजिनली जो थे हमारे वो 7 फंडामेंटल राइट्स थे। और अब कितने हैं? अब हमारे जो हैं 6 हैं फंडामेंटल राइट्स। और सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं। सो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, और सेकंड वाली भी जो है वो रॉन्ग है। तो आंसर जो होगा हमारा 1 and 3 होगा। सो 1 and 3 कौन सा ऑप्शन है? 1 and 3 ओनली। सो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये हमारे पास राइट है, 1 and 3 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the division of powers between the union and the states is defined under which of the following schedule of the Indian Constitution? जो यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स जो है, डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में जो बताया गया है, वो किस शेड्यूल में बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? वो बताया गया है 7th शेड्यूल में। सो सी इज़ द राइट आंसर, 7th शेड्यूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इनमें से जो स्टेटमेंट्स है राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सो द आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द फ्रीडम टू मूव इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। नो, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। देन सेकेंड है, इट इज़ अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, फॉरनर्स एंड लीगल पर्सनस लाइक कंपनीज। नो, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो रॉन्ग है यहाँ पे। सो जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा नीदर 1 nor 2। सो डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, नीदर 1 nor 2। अब 100 क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास। ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर, मतलब इस पार्ट का हमारे जो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो बाकी के 50 क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया इज़ नॉट अ पार्टी टू द UN रिफ्यूजी कन्वेंशंस। सो यहाँ पे जो है ये वाली स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल राइट है। इंडिया इज़ नॉट अ पार्टी, यहाँ पे नॉट है। सो इंडिया इज़, अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती, पर यहाँ पे जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट दी है। इंडिया इज़ नॉट अ पार्टी टू द UN रिफ्यूजी कन्वेंशन। सो स्टेट 1
स्टेटमेंट 1 इज़ राइट। देन सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो क्या है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिफ्यूजीज फ्रॉम रिफॉल्मेंट। सो ये क्या है, ये राइट है। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिफ्यूजीज फ्रॉम रिफॉल्मेंट। सो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है हमारे पास। सो यानी कि जो बोथ 1 एंड 2 जो होगा वो आंसर होगा। सो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन सी है, बोथ 1 एंड 2, ये हमारे पास राइट आंसर है। आई होप ये सारे क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी हेल्प चाहिए स्टडी से रिगार्डिंग तो आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं मुझे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बता दें आप कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।